दोस्तों नमस्कार। कंपटीशन वॉर में आप सबका स्वागत है। मैं संदीप हाजिर हूं आपके लिए करंट अफेयर्स का एक नया सेशन लेकर। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे कॉलेजियम व्यवस्था की कि आखिर कॉलेजियम व्यवस्था क्या है। और दोस्तों चर्चा में रहेगा कि आजकल जो कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के किस तरह से संसद के अंदर गहमागहमी एक तीखी बहस देखने को मिली, उस चीज की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश के जो कानून मंत्री हैं वर्तमान में किरण रिजिजू जी, जो कि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, उन्होंने किस तरह से संसद में न्यायपालिका के ऊपर भड़के, उनका किस तरह से तीखा बयान आया, इस सब चीजों की बात हम करेंगे। विभिन्न टीवी चैनलों और विभिन्न माध्यमों से आपको पता चल रहा होगा कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के आजकल देश में एक गहमागहमी का माहौल व्याप्त है। तो दोस्तों इसी चीज पर केंद्रित होने वाला है हमारा आज का सेशन। आई होप आज का सेशन आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं और आज के सेशन में बहुत ही ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करने वाला हूं। दोस्तों आज का सेशन आपको देखने के बाद कॉलेजियम सिस्टम तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, साथ ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो 2014 में संसद के अंदर केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था, उसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही दोस्तों संविधान के अंदर न्यायालयों में जजों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया का प्रावधान है उस पर भी हम बात करेंगे। तो इस लिहाज से ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। आप सिविल सर्विसेज या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या नहीं, लेकिन हाँ एक जो है जानने के इच्छुक व्यक्ति हैं, अवेयर रहते हैं समाज में हो रही घटनाओं को लेकर के, तो आपके लिए भी ये वीडियो काफी मददगार साबित होने वाली है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और समझते हैं कॉलेजियम व्यवस्था क्या है और ये एक बार फिर से चर्चा में क्यों है। दोस्तों आइए सेशन को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं कि कॉलेजियम जो है चर्चा में क्यों रहा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में एक बार फिर टकराव हो गया है। मामला जजों की नियुक्ति से जुड़ा है। हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एस ओका ने कहा है कि 3 जजों की बेंच ने जजों की नियुक्ति की टाइमलाइन जो तय की थी, उस टाइमलाइन पर, तो दोस्तों जो टाइमलाइन दी थी उस टाइमलाइन पर जो है उसका पालन होना चाहिए, ऐसा कहते हैं जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एस ओका। दोस्तों जस्टिस कौल ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो एनजेएसी लाई थी उसका कानून रद्द होने से नाखुश है, लेकिन ये कानून का पालन नहीं करने का कारण नहीं हो सकता। दोस्तों चर्चा की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि एनजेएसी के बारे में भी मैं आपको अच्छे से जानकारी दूंगा। तो दोस्तों एनजेएसी जो कि केंद्र सरकार द्वारा 2014 में लाया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, उसी को लेकर के उन्होंने एक हवाला दिया कि लगता है सरकार इस बात से नाखुश है कि जो 2014 में एनजेएसी लाई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इस वजह से जजों की नियुक्ति का जो टाइमलाइन है उसको ध्यान में केंद्र सरकार नहीं रख रही है। दोस्तों यहाँ पर अभी हमारे जो वर्तमान में कानून मंत्री हैं उनका बयान हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं जो किरण रिजिजू जी हैं हमारे कानून मंत्री, उन्होंने क्या कहा, उनके बयान की थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। साथियों जो हमारे कानून मंत्री रिजिजू जी हैं उन्होंने क्या कहा, संसद के अंदर उनका ये बयान आया कि ये सुप्रीम कोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कोट करते हुए, कि अगर आप उम्मीद करते हैं कि सरकार सिर्फ इसीलिए जज के रूप में सुझाए नामों को मंजूरी देगी क्योंकि उसकी सिफारिश कॉलेजियम ने की है, तो इसमें सरकार की भूमिका क्या है। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल किया है कि आपको लगता है कि सरकार सिर्फ इस आधार पर जो आपने नाम जजों के सुझाए हैं उसको मंजूर कर दे कि ये सिफारिश कॉलेजियम की है, तो इसमें सरकार की जो भूमिका है वो क्या रह जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा न कहें कि सरकार फाइलें दबाकर बैठी है या फिर फाइलें भेजी ही ना, आप खुद ही नियुक्ति कर ले फिर। तो ये तीखा बयान उनका आया। साथ ही आगे क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। दोस्तों आगे उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था जो है इस तरह नहीं चलती, न्यायपालिका और कार्यपालिका को मिलकर काम करना होगा। तो किरण रिजिजू का आपने देखा कि बड़ा ही तीखा बयान जो है संसद के अंदर आया सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो दोस्तों ये जो पूरा लफड़ा जिस बात के लिए है कॉलेजियम, तो आइए थोड़ा सा हम कॉलेजियम को देख लेते हैं कि आखिर कॉलेजियम के बैकग्राउंड के अंदर क्या रहा।
तो कॉलेजियम का डेवलपमेंट कैसे होता है और कॉलेजियम है क्या, अपने देश में कब से कॉलेजियम आया। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की कॉलेजियम व्यवस्था एक न्यायालयी नवाचार है, यानी कि ये न्यायालयी इनोवेशन है। इसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। ये चीज आप ध्यान रखना कि कॉलेजियम का वर्णन संविधान में, भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनके ट्रांसफर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो अगर आप यहाँ एक सवाल आपके अंदर आ रहा होगा कि राष्ट्रपति द्वारा जब जजों की नियुक्ति की जाती है तो उसमें सरकार का क्या लेना लादना। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संविधान के अंदर यह प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति अपनी कार्य एवं शक्तियों का निष्पादन तभी करेगा जब उसको चुनी हुई सरकार की जो मंत्रिपरिषद होगी उसको परामर्श देगी, और मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही राष्ट्रपति को अपने समस्त कार्यों का निष्पादन करना होगा। तो दोस्तों, ये जो ही शब्द है ना, वो बाध्यकारी लगाता है कि राष्ट्रपति को जो भी काम करने होंगे वो सब जो सरकार है उससे उसी के अनुसार, उसी के परामर्श के अनुसार करना होगा। यानी कि सीधा सीधा यहाँ शक्ति जो है सरकार को दी गई है। इसलिए जो है सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के बीच जो कानून मंत्री की बहस हुई वो उसका यहाँ पे ये संदर्भ लिया जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि कॉलेजियम है क्या और जजों की नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 1970 के दशक में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और कुछ न्यायाधीशों के स्थानांतरण मतलब जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं उनको ध्यान रखना है कि ट्रांसफर है, स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर होता है। ठीक है, स्थानांतरण संबंधी मामलों के बाद न्यायपालिका की स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी संबंधी खतरा महसूस किया जाने लगा था। दोस्तों, यहाँ पे मैं अंग्रेजी के शब्दों का जो यूज है बीच बीच में इसलिए करता हूँ क्योंकि हिंदी के जो शब्द हैं वो बहुत ही क्लिष्ट होते हैं, बहुत ही क्लिष्ट हिंदी होती है, जो एक इंग्लिश मीडियम वाले व्यक्ति के समझ से तो बाहर की बात है, और जिसकी हिंदी ठीक ठाक अच्छी नहीं है उसको भी ये शब्दावलियां समझ में नहीं आने वाली हैं। इसलिए मैं इंग्लिश शब्दों का भी यूज बीच बीच में कर देता हूं ताकि मामला अच्छे से समझ आए। दोस्तों, प्रथम न्यायाधीश मामले में जो कि 1981 में आया, उसके तहत फैसला सुनाया गया कि नियुक्तियों के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ पूर्ण और प्रभावी परामर्श होना चाहिए। ये चीज आप याद रखना कि प्रथम न्यायाधीश मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो ये था कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ पूर्ण और प्रभावी परामर्श होना चाहिए। इस मामले के तहत परामर्श का तात्पर्य सहमति नहीं बल्कि विचारों का आदान प्रदान करना है। तो ये प्रथम न्यायाधीश मामला जो 1981 में आया उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं द्वितीय न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। दोस्तों, द्वितीय न्यायाधीश मामला जो सेकंड जस्टिस मैटर आया उसमें जो है 1993 में आया। उसमें कहा गया कि परामर्श से तात्पर्य, उसमें जो परामर्श शब्द लगाया गया उसमें यहाँ उसको डिफाइन किया गया कि परामर्श से तात्पर्य है कि सहमति, लेकिन मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से राय दी जाएगी। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श था उसमें दो और न्यायाधीश वरिष्ठतम जोड़ दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के, जो उनसे भी परामर्श ली जानी थी। अब यहाँ 3 हो गए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और न्यायाधीशों द्वारा जो दी गई राय थी उसे राष्ट्रपति के लिए द्वितीय न्यायाधीश मामले के बाद बाध्यकारी बना दिया गया कि अब राष्ट्रपति को जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है उसमें जो है इसका जो न्यायाधीशों का जो राय है, जो सहमति है, उसको लेने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। तो परामर्श को अब बाध्यकारी बना दिया गया द्वितीय न्यायाधीश मामले में जो 1993 में आया। तो दोस्तों, यहां ध्यान रखना है आपको, द्वितीय न्यायाधीश मामले से जो सर्वोच्च न्यायालय थी वो उसकी पावर न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में बढ़ती गई। आइए देखते हैं आगे की तृतीय न्यायाधीश मामला जो थर्ड मामला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। दोस्तों, तीसरे न्यायाधीश मामले में वर्ष 1998 के अनुसार राष्ट्रपति को दिया गया जो परामर्श था वह बहुसंख्यक न्यायाधीशों का परामर्श माना जाएगा। ऐसा जो है
सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आगे कहा कि इस परामर्श में मुख्य न्यायाधीश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श शामिल होंगे। अभी तक 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को शामिल किया था, अब इन्होंने 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को परामर्श के अंदर शामिल कर दिया गया। तो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का परामर्श प्लस एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके परामर्श के लिए राष्ट्रपति को बाध्यकारी बना दिया गया। दोस्तों आई होप आपको कॉलेजियम सिस्टम का जो डेवलपमेंट तीनों न्यायाधीशों के मामले में चला वो चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि कॉलेजियम की आलोचना क्यों की जाती है, आखिर हम क्रिटिसाइज क्यों करते हैं कॉलेजियम सिस्टम को। दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम के अंदर आपने ये देखा कि तीनों न्यायाधीशों के मामले में पहले तो संविधान के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि जो राष्ट्रपति होगा, एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा, उसी के परामर्श के अनुसार जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। यानी कि सरकार जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति तभी करेगी जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श होगा। ये चीज बाध्यकारी बना दिया गया धीरे धीरे तीसरे मामले तक। पहले इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 2 जजों को शामिल किया गया, फिर तीसरे न्यायाधीश मामले में 2 और जजों को शामिल किया गया। तो इस तरह से 4 जज जो चीफ जस्टिस के साथ आ गए। तो इस हिसाब से चीफ जस्टिस को मिलाकर के जजों की नियुक्ति का परामर्श देने के लिए 5 जज पूरे हो गए थे। इसी को मिलाकर के कॉलेजियम का निर्माण होता है। इन्हीं 5 जजों की जो व्यवस्था है उसी को हम कॉलेजियम कह देते हैं कि यही 5 जज जो है आगे जो जज होते हैं जिनकी नियुक्ति और स्थानांतरण होना होता है उसके संबंध में परामर्श जो है राष्ट्रपति को यही 5 जज देते हैं। तो इसी व्यवस्था को जो है हम कॉलेजियम कह देते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि कॉलेजियम की आलोचना क्यों की जाती है। दोस्तों इस व्यवस्था को न तो संविधान सभा और न ही संसद द्वारा बनाया गया है। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने बताया कि संविधान के अंदर कॉलेजियम का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि इसे संसद द्वारा भी नहीं बनाया गया और न ही संविधान द्वारा बनाया गया। अतः इस प्रणाली की वैधता जो है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इस व्यवस्था में क्या है दोस्तों, अस्पष्टता है, पारदर्शिता की कमी, यहाँ ट्रांसपेरेंसी की भी कमी इस पे नजर आती है और साथ ही भाई भतीजावाद जो है उसकी भी संभावना यहाँ रहती है कि आखिर ये जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी आलोचना इसलिए की जाती है कि जो 5 जज हैं कॉलेजियम के अंदर ये उन्हीं लोगों को कहीं न कहीं जज के रूप में अपॉइंट करेंगे या उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग जो करेंगे उन्हीं लोगों का के लिए परामर्श देंगे जिनके ये रिश्तेदार होंगे या जिनको ये जानते होंगे। तो इस हिसाब से इसमें भाई भतीजावाद का भी एक टैग जो है कॉलेजियम के अंदर लगता है। साथ ही कहा जाता है कि इसकी व्यवस्था न संविधान में है न संसद द्वारा कोई कानून बनाकर इसकी व्यवस्था की गई है कॉलेजियम की। ये तो न्यायाधीशों के मामले में जो है अपना ली गई प्रक्रिया है जो कि सर्वोच्च न्यायालय को बहुत ही मजबूत बनाती है न्यायाधीशों के नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में। आइए देख लेते हैं आगे कॉलेजियम व्यवस्था और स्थानांतरण। स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। दोस्तों कॉलेजियम व्यवस्था द्वारा मुख्य न्यायाधीशों अन्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का प्रावधान किया गया है। तो ये चीज संविधान के प्रावधान को याद रखना है कि जो आर्टिकल 222 है यानी कि 222 है उसमें जो हाईकोर्ट के जजेस हैं उनका जो ट्रांसफर है एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में करने का प्रावधान किया गया है। साथियों जो ट्रांसफर के समय स्थानांतरण के समय दोनों उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की राय ली जाती है और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श निर्धारक होता है। जो जब जजों का ट्रांसफर एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में होता है उसके अंतर्गत जो एक दोनों हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी राय और बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनकी राय जो है करके काम कर दिया जाता है। साथ ही स्थानांतरित किए जाने वाले न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जिसका ट्रांसफर हो रहा है उसकी सहमति यहाँ पे मायने नहीं रखती कि उसका ट्रांसफर हो रहा है तो उसको भी कुछ बोलने का मतलब वो हो कि हाँ मैं यहाँ नहीं जाऊंगा वहां नहीं जाऊंगा, इस तरह की चीजें कि उसका जो सहमति है वो अनिवार्य नहीं मानी जाती। न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप
और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान जो है ट्रांसफर और के संबंध में रखा जाता है। दोस्तों जो 2014 के अंदर जब अपने यहाँ सरकार बदलती है और एनडीए की गवर्नमेंट जो है यानी कि बीजेपी नेतृत्व की गवर्नमेंट जब केंद्र में आती है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, तब जो है कॉलेजियम व्यवस्था को बदलने के लिए 2015 में एक अधिनियम पारित किया जाता है। उस अधिनियम का नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम लाया जाता है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा बताते हुए रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों तो ये चीज आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम पारित किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा 2015 में, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है इसका हवाला देते हुए इस जो अधिनियम है उसको रद्द कर दिया था। दोस्तों आइए आगे जो एनजेएसी का प्रावधान करना था, जो गवर्नमेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लेकर आती, उसके अंदर वो आयोग था क्या, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान थे, इसको हम लोग आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यायिक नियुक्ति आयोग क्या था इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय एवं देश के 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली में बदलाव लाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को अधिसूचित किया था। ये संविधान संशोधन अधिनियम था कौन से नंबर का, 99वां। तो याद रखना कि 99वां संविधान संशोधन 2014 में अधिसूचित किया गया और वो किस लिए था, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको याद रखना है। वर्तमान में अगर हाई कोर्ट्स की बात करेंगे तो पूरे देश में वर्तमान में इस समय 25 हाई कोर्ट हैं और उस समय जो 2024 में 14 में लाया गया, जो केंद्र सरकार ने जो 2014 के अंदर देश में सिर्फ 24 उच्च न्यायालय थी, बाद में एक आंध्र प्रदेश में अलग से उच्च न्यायालय बनाई गई तो उसको अब एक प्लस कर दिया जाता है। तो अब याद रखना है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट देश में कितनी है, 25। दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति करने वाले इस आयोग की जो अध्यक्षता थी वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को करनी थी। जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आता उसकी अध्यक्षता किसको करनी थी, सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश इस आयोग के अंदर, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश और केंद्रीय विधि मंत्री तथा 2 जानी मानी हस्तियां भी इस आयोग का हिस्सा होती। तो इस आयोग के अंदर दोस्तों कौन कौन होता, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश होते, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के 2 सीनियर जज होते और केंद्रीय विधि मंत्री इसमें शामिल होते तथा 2 जानी मानी हस्तियां भी इस आयोग का हिस्सा होती। तो आपको याद रखना है कि कितने सदस्यीय यह आयोग हो जाता, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 अन्य न्यायाधीश 3 और एक केंद्रीय विधि मंत्री 4 और 2 अन्य जानी मानी हस्तियां, तो कुल मिला के 6 सदस्यीय ये आयोग बनता। दोस्तों आयोग के अंदर जो 2 जानी मानी हस्तियां थी उनका चयन जो है एक 3 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाना था। जो आयोग के अंदर 2, एक तो सीजेआई थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा 2 अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के थे, ये 3 हो गए। एक सदस्य होते देश के कानून मंत्री, 4 हो गए और 2 सदस्य जो जानी मानी हस्तियां शामिल होनी थी उसको एक 3 सदस्यीय समिति ही उन दोनों हस्तियों को डिसाइड करती कि वे कौन होंगे। दोस्तों ये जो समिति बनती 2 जानी मानी हस्तियों को शामिल करने के लिए, उस समिति के अंदर कौन कौन होता, एक होते प्रधानमंत्री, दूसरे मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा में नेता विपक्ष की लोकसभा में बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं आपको पॉलिटी इसके जस्ट बाद मतलब एनसीईआरटी का जो चल रहा है सेशन अभी हमारा, मतलब जो हम एनसीईआरटी डिस्कस करें उसके जस्ट बाद मैं आपको पॉलिटी की एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा, तो उसको आप कंटिन्यू जो है देखना, बहुत अच्छी एनसीईआरटी है। उसमें आपको मतलब उसको पढ़ लेने के बाद आपको संविधान बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है कि वो जो 3 सदस्यीय समिति थी उसको कौन कौन मिलकर बनाता है, एक प्रधानमंत्री होते, एक मुख्य न्यायाधीश होते और लोकसभा में नेता विपक्ष होते या फिर सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता जो है इस
समिति के अंदर शामिल होते, जो समिति आयोग के अंदर 2 जानी मानी हस्तियों को शामिल करती। आयोग से संबंधित एक दिलचस्प बात यह थी कि अगर आयोग के 2 सदस्य किसी नियुक्ति पर सहमत नहीं हुए तो आयोग उस व्यक्ति की नियुक्ति की सिफारिश नहीं करेगा। देखा दोस्तों आपने, जो 2 सदस्य इसके अंदर शामिल होते, उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है जजों की नियुक्ति के अंदर होती। दोस्तों ये रहा आपका राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसके अंदर जो भी प्रावधान थे मैंने अच्छे से विस्तार में बताया। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से अब तक जितना भी डिस्कशन हुआ वो समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ जो है उसी से संबंधित कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा कि जो संविधान के अंदर जजों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो संविधान में क्या है और संविधान कैसे क्या प्रावधान करता है अलग अलग न्यायालयों के अंदर, यानी कि उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में कैसी व्यवस्था जजों की नियुक्ति की है, इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जज कैसे नियुक्त होते हैं। साथियों भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक प्रावधान किया गया है। वर्तमान उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय के अंदर इस समय 34 न्यायाधीश हैं। ये 19 का आंकड़ा है 2019 में। एक सीजेआई और 33 अन्य न्यायाधीश जो है मिलकर के 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अंदर बनते हैं। 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी। तो 34 जो वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है उसको पहले 31 थी, उसको 2019 में बढ़ा करके 34 कर दिया गया। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। पहले भी डिस्कशन में आपको मैंने अभी बताया। दोस्तों उच्चतम न्यायालय के अंदर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति तथा अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में आपके लिए महत्वपूर्ण थी, जिसको मैंने चर्चा की। आइए अब देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में कैसा प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर किया गया है। दोस्तों संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का प्रावधान संविधान के अंदर अनुच्छेद 214 से 231 तक संविधान के भाग 6 में किया गया है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। इस चीज को आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होता है उसकी नियुक्ति कब की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है और राष्ट्रपति परामर्श देता है, ठीक है, और उसके बाद संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लिया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में। दोस्तों यहाँ उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है। जैसे कि अगर 2 या अधिक राज्यों के लिए एक साझा ज्वाइंट जो हाई कोर्ट बनानी हो, उसमें नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति जो है सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करता है। जैसे कि 2 राज्यों के लिए जो है एक ही उच्च न्यायालय अगर बनाना हो तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उन दोनों राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करने के बाद जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है। जैसे कि बहुत सी जो है दोस्तों उच्च न्यायालय हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य आते हैं। जैसे कि आप कोलकाता हाई कोर्ट को देखेंगे तो कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर अंडमान निकोबार वगैरह भी जो हमारा आइलैंड है वो भी कोलकाता हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। यानी कि अंडमान निकोबार में जो भी मामले होंगे उसको कौन सुलझाएगा? कोलकाता हाई कोर्ट। ये चीज आपको याद रखनी है।
तो अभी तक आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया और संविधान के प्रावधान समझ में आए होंगे। आइए अब लास्ट देख लेते हैं, अधीनस्थ जो जिला न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके अंदर जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है उसकी बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय, आइए देखते हैं। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख किया गया है। जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय में कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। जो कचहरी आपके जिलों के अंदर बनी होती है, उस चीज को आपको याद रखना कि कचहरी जो जिला न्यायालय होता है उसमें जजों की नियुक्ति कैसे होती है। जजों की नियुक्ति, पदस्थापना यानी कि अपॉइंटमेंट, अपॉइंट और पदोन्नति यानी कि उनका जो क्या बोलते हैं पदोन्नति किया जाता है, उनका प्रमोशन होता है, वो राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट जज को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल। किसके परामर्श से, राज्य के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के परामर्श से राज्यपाल जो है डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति करता है। ये चीज आपको याद रखना है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीशों से भिन्न, जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो राज्यपाल जिला न्यायाधीशों से भिन्न। जब जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति को दोस्तों जज बनाना हो तो जो न्यायिक सेवा होती है, हमारी जुडिशियल सर्विसेज जो होती हैं, उसकी नियुक्ति कर सकता है कौन, राज्यपाल। किंतु वैसे व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जाता है। और ये चीज याद रखना है कि अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उन पर किसका कंट्रोल होता है, हाई कोर्ट का। तो ये चीज आपको याद रखना होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं किसके अंडर काम करते हैं, हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं। और जुडिशियल सर्विसेज जो जैसे जो जज की परीक्षा होती है उसके व्यक्तियों को कौन नियुक्त करता है, यानी कि जज की जब परीक्षा पास करके आते हैं, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग से ही जजों की वैकेंसी निकलती है डिस्ट्रिक्ट जज की, उसको उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉलेजियम सिस्टम, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और न्यायालयों में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया का जो प्रावधान संविधान के अंदर कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आजकल इस मामले को लेकर चर्चा पूरे देश में क्यों बनी हुई है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों ये रही आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ज्ञान से भरी हुई लवरेज वीडियो। दोस्तों यहीं पर इस वीडियो का जो है समापन करना पड़ेगा। अगली वीडियो के साथ हम आपके लिए लेकर के फिर से कोई अच्छी सी जानकारी आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठंड बढ़ गई है, उसमें आप लोग रजाई वजाई के अंदर घुस करके पढ़ाई कीजिए। और अगर चैनल पर वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो ज्ञान, दोस्तों आप जानते हैं कि ज्ञान बांटने से और ज्यादा बढ़ता है, डिस्कशन जो है करने से नॉलेज और ज्यादा बढ़ती है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।